Assalamu alaikum students, welcome to a new lecture of positive psychology. This is basically our second chapter of this course, and the name of the chapter is Meaning and Measure of Happiness. सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि बेसिकली हैप्पीनेस एज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है क्या चीज़, हाउ डू वी डिफाइन हैप्पीनेस, एंड देन वी विल सी हाउ डू वी मेजर इट. ठीक है, इज़ देयर एनी scale or any way of measuring happiness, we will assess that. इस हवाले से सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि हाउ आर यू डूइंग. आप ज़ाती तौर पर अपने बारे में क्या सोचते हैं. ये सवाल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दूसरे से कई दफ़ा पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है. लेकिन जब हम इसको साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें या इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम ये देखना चाहेंगे कि एक्चुअली में आप कैसे हैं, आप खुश हैं या नहीं हैं, क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, और अगर सेटिस्फाइड हैं तो किस हद तक, अगर डिससेटिस्फाइड हैं तो वो फिर किस हद तक. जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी सोसाइटी की ओवरऑल हैप्पीनेस को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनकी ओवरऑल वेलबींग कैसी है. ठीक है ना, व्हाट इज़ ओवरऑल वेलबींग. ओवरऑल वेलबींग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं और बहुत सारी फैक्टर्स मिलके ओवरऑल वेलबींग को डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें हमारी इकोनॉमिक, फिज़िकल, फैमिली, कम्युनिटी और मेंटल वेलबींग शामिल हैं. तो जब भी कोई कंट्री ये देखने की कोशिश करती है कि उसकी गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल थी तो वो लोगों की ओवरऑल वेलबींग को मैयर करती है, और उस वेलबींग के मेजरमेंट के बाद उनको ये मालूम होता है कि वो जो गवर्नमेंट उस वक्त वहाँ पे काम कर रही थी वो कितनी सक्सेसफुल थी, या जो NGOs वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं, या उनके मुल्क में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट्स मैयर करती हैं या जिसमें वो इंटरेस्ट होती हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक वेलबींग. इकोनॉमिक वेलबींग में सबसे पहले हम देखते हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब कोई नई गवर्नमेंट आई तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था उसमें इंक्रीज़ आया या डिक्रीज़ आया. अगर उसमें इंक्रीज़ आया है तो इसका मतलब है कि लोगों की ओवरऑल वेलबींग में कमी आई है. ठीक है, लेकिन अगर उसमें डिक्रीज़ आया है तो इसका मतलब है लोगों की ओवरऑल वेलबींग बेहतर हुई है. उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं. यानी हम एक जनरल कॉन्सेप्शन देते हैं कि अगर आपके पास मिनिमम इतने पैसे हों एक दिन में खर्च करने के लिए तो आप पॉवर्टी लाइन के अबव हैं या पॉवर्टी लाइन से बिलो लाई करते हैं. और उसके बाद हम ये देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग इस वक्त रह रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ एवरेज एनुअल इनकम. ठीक है, जो इकोनॉमिक वेलबींग का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि लोगों की एवरेज एनुअल इनकम कितनी है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि लोग वो एवरेज एनुअल इनकम किस तरह की चीज़ों पे खर्च कर रही है और उनको ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ हासिल हैं या नहीं. अब आपने याद रखना है कि इकोनॉमिक वेलबींग में हम ये नहीं मेजर करेंगे आमतौर पे कि लोगों की विशेस और डिज़ायर्स किस हद तक फुलफ़िल हो रही. हम ये देखेंगे कि लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ जो उनको ज़िंदा रहने के लिए हर सूरत चाहिए, जो इंडिस्पेंसिबल हैं, वो किस हद तक पूरी हो रही हैं. और फिर इस तरह से स्टॉक मार्केट की स्टेट क्या है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट सक्सेसफुल चल रही होती है या स्टेबल होती है तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी भी अच्छी चल रही होती है. लेकिन अगर स्टॉक मार्केट आपकी इनस्टेबल हो, क्रैश कर जाए, तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी जो होती है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और उसी की वजह से रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, पॉवर्टी लाइन से लोग बिलो चले जाएंगे बहुत सारे, और एवरेज एनुअल इनकम में भी कमी आएगी. अब जो नेक्स्ट चीज़ हम ओवरऑल वेलबींग में मेजर करते हैं दैट इज़ बेसिकली योर कम्युनिटी और फैमिली लाइफ. ठीक है, अच्छा, अब सिर्फ हम इकोनॉमिकली साउंड हो दैट इज़ नॉट इनफ टू लिव अ हैप्पी लाइफ. यू नीड पीपल टू बी हैप्पी एज वेल, यू नीड फैमिली टू स्पेंड अ हैप्पी लाइफ विथ. तो जब हम कम्युनिटी और फैमिली लाइफ को देखते हैं तो हम उसमें इस तरह की चीज़ें मेजर करते हैं जैसे कि डिवोर्स रेट. ठीक है, कि कितने लोगों को मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो जिनकी शादी हो गई थी बट देन लेटर ऑन द डिवोर्स. ऑफ कोर्स अगर आप एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, यू वुड नॉट वांट टू be divorced from your partner, but if you are not spending a good, productive or happy life, you would separate or think about separation. ठीक है, इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ कितनी हैं, कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके यहाँ सिर्फ एक पेरेंट है. ठीक है, दूसरा पेरेंट वट एवर द रीज़न माइट बी दे आर नॉट लिविंग विद दैम. नेक्स्ट इज़ कि कितनी आपकी पुअर फैमिली है.
ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास कितने अब्यूज़्ड बच्चों के केसेस आते हैं, और ज़ाहिर बात है वो जो अब्यूज़ है that might be coming from the family itself. For example, वालदैन हैं वो abusive, वो अपने बच्चे को मारते पीटते हैं और they are not emotionally responsive towards their children. The children are facing emotional abuse. ये सारी चीज़ें मेजर करके हम community या family life मेजर करते हैं, उनकी ओवरऑल वेल बीइंग देखते हैं। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि सीरियस क्राइम्स कितने हैं किसी भी सोसाइटी में, और जितने ज़्यादा सीरियस और हीनस क्राइम्स होंगे इतना ही उसकी वेल बीइंग कम होगी, लेकिन जितने क्राइम्स का रेट कम होगा उतनी ही ज़्यादा वेल बीइंग एग्जिस्ट करती होगी सोसाइटी में। नेक्स्ट थिंग इज़ आर फिजिकल वेल बीइंग विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर ओवरऑल वेल बीइंग, ठीक है, विच इंक्लूड्स लॉन्जेविटी। इट मीन्स हाउ लॉन्ग यू लिव, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी की ओवरऑल वेल बीइंग आप मेजर करना चाह रहे हैं, अगर इंडिविजुअल्स एक लंबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेट्स से इट्स अबव 80s और अबव 90s योर एवरेज एज, इट मीन्स दैट यू हैव अ गुड फिजिकल ओवरऑल वेल बीइंग, ठीक है ना। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स बहुत कम एज में उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है तो ज़ाहिर बात है सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है यू डू नॉट हैव पीपल of that specific age group or who have that specific experience. So basically your society is kind of loop-sided with respect to certain skills and certain you can even say wisdom, ठीक है। तो हम longevity को measure करते हैं। इसके साथ साथ longevity को इसलिए भी measure किया जाता है कि जितना individuals healthy होंगे उतनी ही ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन होगा, ठीक है, एक एवरेज लाइफ स्पैन होगा। तो फॉर एग्जांपल देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में लाइफ स्पैन इज़ लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, जिसकी एवरेज एज इज अराउंड 70 to 75, ठीक है। तो एवरेज लाइफ स्पैन अगर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन इज़ हेल्थी। लेकिन अगर आपका लाइफ स्पैन आपकी लॉन्जेविटी कम है इंडिविजुअल्स की, दैट मीन्स either there's something wrong with their lifestyle, with the food that they are consuming, there might be several reasons, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ एड्स, कैंसर और हार्ट डिजीज़ किस कदर हैं आपकी कंट्री में। इसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। अगर आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है विच मीन्स इन्फेंट्स यानी कि बच्चे पैदा होते साथ कितने अरसे तक ज़िंदा रह पाते हैं, क्योंकि बचपन में जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, व्हेन दे आर इन्फेंट्स बेसिकली फ्रॉम 1 to 6 months ऑफ एज, उस वक्त बच्चों पर बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं और उनको बहुत सारी डिजीज़ होने का ख़तरा होता है। उस वक्त तक इम्यूनिटी इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाई होती बच्चों के अंदर। तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होगा तो बच्चे पैदा होते ही कुछ अर्से के बाद उनकी डेथ हो जाती होगी। तो ऑफ कोर्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ न्यू जनरेशन टू बी बॉर्न एंड टू बी हेल्थी। तो अब अगर इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब है आपकी न्यू जनरेशन पैदा होते ही ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद है? अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है या अगर उनको कोई और फिज़िकली वो डैमेज हो जाते हैं या उनको कोई मेडिकल इशू है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस है जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके कंपैरेटिवली हमारे पास साइकोलॉजिकल वेलबींग भी बहुत मायने रखती है। साइकोलॉजिकल वेलबींग में हमारे पास आ जाती हैं जी ऐसी चीज़ें जैसे कि ड्रग अब्यूज़, ठीक है। कितने लोग हैं जो ड्रग अब्यूज़ का शिकार हैं, क्योंकि देखें ड्रग अब्यूज़ ज़ाते ख़ुद एक साइकोलॉजिकल इशू है, बिकॉज यू डू नॉट अब्यूज़ ड्रग्स until and unless you are either in bad company or you have faced a trauma or you were severely traumatized, ठीक है ना। इस तरह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स किस हद तक लोगों के अंदर मौजूद हैं, सुसाइड रेट क्या है किसी भी माशरे का, डिप्रेशन किस हद तक लोगों में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि किसी भी सोसाइटी की ओवरऑल वेलबींग कैसी है। इन सब को कलेक्टिवली मेजर करके हम एक ओवरऑल मिजरी इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। मिजरी इंडेक्स हमें ये बताता है कि लोग किस हद तक मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। जितना मिजरी इंडेक्स हाई होगा उतना आपकी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं और इस हद तक आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल वेलबींग की कमी है लोगों में। आपका मिजरी इंडेक्स जिस कदर कम होगा हम ये कहेंगे कि आपकी ओवरऑल वेलबींग अच्छी है, पीपल आर डूइंग गुड, दे आर हैप्पी एंड देन दे आर लीडिंग अ प्रॉस्परस लाइफ। अब आप एक दफ़ा एक नज़र इन सारे फैक्टर्स को देखें और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाएं कि ओवरऑल वेलबींग को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एक इंडिविजुअल जिसके पास बहुत सारा पैसा है उस पर
हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कोई असर नहीं पड़ रहा, वो एक लंबी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पेरेंट्स एक साथ रहते हैं, वो किसी भी किस्म के साइकोलॉजिकल इशू का शिकार नहीं है, तो वो बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ वेलबींग, ठीक है ना, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ वेलबींग और ओवरऑल सब्जेक्टिव वेलबींग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वेलबींग में आपके पास आ जाती है इनकम, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, हेल्थ, फूड और क्लोथिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनको मिला के हम ये तसव्वुर करते हैं कि ऑब्जेक्टिवली आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे। अगर आपकी अच्छी इनकम है, आपके पास एक कंफर्टेबल घर है, आपका एक स्टेबल ऑक्यूपेशन है जो आपको पैसे फराहम कर रहा है, उसके साथ साथ आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, तो ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग किसी बाहर वाले इंसान के पर्सपेक्टिव से आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव वेलबींग की बात करें तो उसमें इस तरह की चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि व्हाट इज़ द पर्सनल जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक, व्हाट इज़ योर पर्सनल जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपके हिसाब से ज़ाती तौर पर आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी है। अगर ऑब्जेक्टिवली आप देखें तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोगों के पास ये सारी नेमतें मौजूद होती हैं, उनके पास उनकी अच्छी इनकम है, उनके पास घर है, कपड़ा, मकान, हर चीज़ उनके पास मौजूद है, लेकिन they are not happy with their life, ठीक है। and the rate of suicide, when it goes up, we come to know that a lot of people who are objectively speaking spending a good life, they do not want it. The question is, why not? For them, the quality of life is more important than the quantity of life. जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि ज़िंदगी की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव वेलबींग इतना मायने नहीं रखती जितना सब्जेक्टिव वेलबींग रखती है। सब्जेक्टिव वेलबींग क्या है? इट इज़ बेसिकली योर पर्सनल जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, यानी ज़ाती तौर पर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हैप्पीनेस सब्जेक्टिव वेलबींग का दूसरा नाम है, ठीक है ना। अब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट हैप्पीनेस इज़ डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें खुशी, राहत और सुकून का बायस होती हैं। मतलब किसी के लिए लेट्स सपोज सिर्फ फुटबॉल खेलना बहुत खुशगवार एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन किसी के लिए खिदमत खल्क जो है ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। फिर सोशल मीडिया के दौर में कभी अगर आप देखें तो सिर्फ तस्वीर पर एक लाइक का बटन दबाना भी लोगों के लिए मुसरत का बायस हो सकता है। अब जदीद दौर में खुशी और मुसरत की जस्तजू इंसान का बुनियादी हक तस्वर किया जाता है। मसलन अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में परसूट ऑफ हैप्पीनेस इंसान का बुनियादी हक है। जो भी चीज़ आपको खुशी पहुंचा रही है, जब तक वो किसी और के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं है, यू आर फ्री टू परसू इट। अमेरिका में रहते हुए आप उसके लिए जितना मर्जी जस्तजू कर सकते हैं। आपको आपके बालों का कलर पसंद नहीं है, आप उसके साथ खुश नहीं हैं, आप जाएँ अपने बालों का कलर तब्दील करवा लें, नीले कलर के बाल कर लें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, एंड दे विल अप्रिशिएट यू फॉर योर इंडिविजुअलिटी। अब सब्जेक्टिव वेलबींग जैसे कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं, बेसिकली हैप्पीनेस का दूसरा नाम है, ठीक। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। लाइफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हो, यू आर नॉट बीइंग सुसाइडल। दूसरी बात ये है कि प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव इफ़ेक्ट या इमोशन, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हों जिनसे आपको खुशी महसूस हो, ठीक है। या जो भी इमोशन ज़्यादातर वक्त आप महसूस करते हैं, दे आर पॉजिटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, होप इज़ अ पॉजिटिव इमोशन। अगर आप ज़िंदगी के लिए होपफुल हैं, दैट मीन्स यू हैव पॉजिटिव इफेक्ट इन योर लाइफ। एंड थर्ड इज़ रिलेटिव एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट। इसके होप के ऑपोजिट होपलेसनेस की सिचुएशन है। इसी तरह से jealousy is a negative emotion. So what we mean in this third point is you have relative absence ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन योर लाइफ। आप जेलसी कम महसूस करते हो, आप होपलेसनेस कम महसूस करते हो या बहुत कम महसूस करते हो, उसकी रिलेटिव एब्सेंस हो आपकी लाइफ में। अगर ये तीनों पॉइंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो बेसिकली यू हैव हाई लेवल्स ऑफ सब्जेक्टिव वेलबीइंग, यू आर ओवरऑल हैप्पी, ठीक। अब तसव्वुर करें कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको की खुशी का बायस बनती हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो खुशी का बायस नहीं बनती। What is happiness for you essentially, ठीक है। यहाँ पे मौजूद बहुत सारी चीज़ें हैं जो
बहुत सारे लोगों को खुशी देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को स्पोर्ट्स खुशी देते हैं, ठीक है। किसी के लिए पैसा खुशी का दूसरा नाम है। लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी ख़रीदी जा सकती है। किसी के बच्चे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी को फेम में इंटरेस्ट होता है, वो कहते हैं हम फेमस होना चाहते हैं। और इसी तरह बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें खुशी पहुँचाती हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेम्प्रेरी हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक, फॉर एग्जाम्पल सेक्स, it will make you happy for some amount of time, but both of these things cannot lead to long lasting happiness, ठीक है। अब हमारे पास हैप्पीनेस के दो ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। सबसे पहला है hedonic happiness, ठीक। hedonic happiness comes from hedonia or hedonism, which is an ethical theory that pleasure or satisfaction of desire is the highest good and proper aim of human life. हेडोनिक हैप्पीनेस बेसिकली एक बहुत पुराने ग्रीक ट्रेडिशन से हमारे पास हम तक आई है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ग्रीक से आया है, और वो कहते थे कि हेडोनिक हैप्पीनेस या हेडोनिया इज़ बेसिकली योर बॉडीली प्लेजर। हेडोनिक हैप्पीनेस के कंपैरिजन में हम यूडाइमोनिक हैप्पीनेस को स्टडी करते हैं, और eudaimonic happiness is basically self-realization and the expression of your inner potential, ठीक है। hedonic happiness ये कहती है कि chief goal of life is the pursuit of happiness and pleasure, जबकि eudaimonic happiness daimon से निकला है। daimon is basically your true self according to Aristotle, and he says that self-realization or the expression or fulfillment of inner potentials give us eudaimonic happiness, ठीक है। Let me give you an example. Someone is an alcoholic. What will be the extent to which they are satisfied with their life? यानी अगर एक इंसान अल्कोहलिक है, एक इंसान जो बेतहाशा शराब पीने वाला है, वो अपनी ज़िंदगी के साथ किस हद तक मुतमईन होगा, ठीक है। And when I say alcoholic, it means by default their habit of drinking is interfering with their normal functioning, health and overall life. इस मिसाल के हिसाब से अगर एक अल्कोहलिक को एक बार में छोड़ दिया जाए, उनसे कहा जाए कि आप जितना भी शराब नोशी करना चाहते हैं आप कर लें, आपको कोई मना नहीं करेगा, वो किस हद तक वो पी लेंगे, ठीक है। हाउ फॉर हाउ लॉन्ग विल दे कीप ऑन ड्रिंकिंग। एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन दैट पर्सन विल से दैट दे डू नॉट वांट टू ड्रिंक एनी मोर, इवन इफ दे वांट टू ड्रिंक एनी मोर they cannot, because their body will start to react to it and their body will collapse, ठीक है ना। तो अब इस सूरत में what will the person do? इसके कंपैरिजन में एक मिसाल यूडाइमोनिक हैप्पीनेस के हवाले से देख लें। मिसाल के तौर पे साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी मशीन इन्वेंट की है जिसको अगर आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो यू विल कॉन्स्टेंटली फील पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है। आप बहुत सारी खुशी महसूस करेंगे, आपको तरह तरह के प्लेजर्स महसूस करेंगे, आपको कभी भी कोई नेगेटिव फीलिंग महसूस नहीं होगी। बाय नेगेटिव फीलिंग्स आई मीन द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, द फीलिंग ऑफ जेलसी, द फीलिंग ऑफ हेट्रेड, ठीक है। इस तरह की आपको कोई भी चीज़ महसूस नहीं होगी, आप कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपकी ज़िंदगी में जैसे भी हालात आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आप ऐसी एक्सपीरियंस मशीन के साथ कनेक्ट होना पसंद करेंगे? लेकिन देखिए ज़िंदगी में ज़िंदगी का उतार चढ़ाव जो होता है ना, वो हमारी ज़िंदगी की डेप्थ का तयन करता है। अगर कोई इंसान मुसलसल एक खुशगवार एहसास के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, कुछ वक्त के बाद वो खुशगवार एहसास अपना मीनिंग खो देता है, क्योंकि हम ज़िंदगी को उसकी तलखियों के साथ गुजारना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ियर एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है, लेकिन फ़ियर हमें बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस से बचाता रहता है, ठीक है, वो हमें महफूज रखता है। इसी तरह से हो सकता है आपको आग बहुत खूबसूरत लगती हो, ठीक है, आपको चिंगारियाँ बहुत हसीन लगती हो, लेकिन अगर आप चिंगारियों के बीच में जाके खड़े होंगे तो आप मर जाएंगे। फ़ियर ही हमें इस तरह की बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचाता रहता है, ठीक है ना, हमें कॉशियस रखता है, which is also a positive trait if considered in relative context. तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने ये एक्सप्लोर किया कि what is basically happiness is and what are the two different traditions of happiness. इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में इनको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इनको इन डेप्थ स्टडी कर सकें।
Best of luck until then. Allah Hafiz.